हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनिक। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। जावा के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। जावा हमें 3 तरह के कमेंट्स प्रोवाइड करता है: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। जानेंगे कि कोड के अंदर कमेंट्स कितने यूजफुल होते हैं और लास्ट में हम एक अनोखे तरीके का प्रोग्राम भी करने वाले हैं कि जहां पर हम जानेंगे किस तरह से कमेंट्स हमारी मदद करते हैं प्रोग्राम के डेवलपमेंट में, यानी कि प्रोग्राम को स्क्रैच से लिखने में। ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में, यानी कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस है प्लान, कोड और रिव्यू का, वो सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ना ही सिर्फ आप कमेंट के बारे में सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर, बल्कि आपका प्रोग्राम का लॉजिक बनाने का जो तरीका है, जो आपका कह सकते हैं एक्सपर्टीज है, वो बहुत काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम कमेंट्स की डेफिनेशन को रीड आउट करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि दीज आर स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सिर्फ इस लाइन को ध्यान से समझिएगा और आपको कमेंट्स की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन ये कहती है कमेंट्स की कि कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। और कौन नहीं करेगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर उनको एग्जीक्यूट नहीं करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है बाय द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको समझिएगा। दे आर used to provide information or explanations about the code, making it easier to understand for humans। इस बात को थोड़ा सा समझिए क्या कह रहा है। कमेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं अपने कोड में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस देने के लिए। हमने कोई बहुत बड़ा सा कोड लिखा, उस कोड में हो क्या रहा है, हर लाइन में कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, उस कोड के हर एक लाइन में जो काम हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वी यूज कमेंट्स। इतनी बात समझ में आती है। अब उसका फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि जो ह्यूमंस, जो हम जैसे इंसान यानी कि प्रोग्रामर्स होंगे, जब हम जैसे प्रोग्रामर्स उस कोड को जब पढ़ने जाएंगे तो फिर उन्हें इन कमेंट्स के थ्रू उस कोड को समझने में आसानी होगी। ये है सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर कमेंट्स का। इतनी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो बात ज्यादा क्लियर होगी कमेंट्स होते क्या है। अब एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं कि कमेंट्स होते क्या है, तो बात ज्यादा यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। कमेंट्स की एनालॉजी की बात करें, यानी एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास होता है स्टिकी नोट। ठीक है, अब आपको भी पता है कि आप बहुत सारे चीजें पढ़ रहे हो, है ना, उसमें साथ साथ क्या कर रहे हो, नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। नोट्स में कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, नोट्स में कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जो शायद किसी डेफिनेशन में यूज हो रहा हो। समझ में आ रही बात? जैसे अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन में देखें तो यहां पर बात आ गई कंपाइलर की, तो ये काइंड ऑफ एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आप शायद स्टिकी नोट्स का यहाँ पर यूज करो और अपने नोट्स में यहाँ पर स्टिकी नोट लगाओ और वहां पे कंपाइलर के बारे में लिखोगे कंपाइलर होता क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से स्टिकी नोट्स आपको हेल्प करते हैं आपकी ही नोट्स समझने में, ठीक है, उसी तरह से कमेंट्स भी हेल्प करते हैं हमें अपना कोड समझाने में, और जब कोई दूसरा उस कोड को पढ़ता है तो वो आसानी से उसे समझ जाता है। ठीक है, दूसरा एनालॉजी है एनोटेशन का। एनोटेशन का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम अक्सर जब चीजें रीड करते हैं बुक्स में, तो हम बुक्स में या तो उन्हें जैसे हाईलाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी विद द हेल्प ऑफ एन हाइलाइटर। ठीक है, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाइलाइटर से हम वहां पर किसी तरह की इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं उस चीज की। तो वो एनोटेशंस वहां पर जो कि हाईलाइट मैंने किया, दैट रिप्रेजेंट्स कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है और शायद मैं उसके आसपास कुछ बातें वहां पर लिखूं उसके बारे में। ठीक है, जिससे ये समझ में आए कि यह हाईलाइटेड चीज का एक्सप्लेनेशन क्या है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम कमेंट्स का भी यूज करते हैं कोड में, कोड की किसी भी लाइन को हाईलाइट काइंड ऑफ करने के लिए और उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा एनालॉजी है सबटाइटल्स।
ठीक है। अगर आप मूवीज देखते हो या कुछ भी सीरीज वगैरह देखते हो तो मूवीज या सीरीज के अंदर हमारे पास सबटाइटल्स का ऑप्शन होता है। जैसे जैसे एक्टर डायलॉग बोलता है उसके सबटाइटल्स किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा करके आप नीचे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी थी जो मान लीजिए कि किसी और लैंग्वेज में थी और उसकी जो लैंग्वेज थी वो मान लीजिए इंग्लिश में थी। ठीक है, अब आपको इंग्लिश के बारे में इतना नहीं पता है लेकिन उसमें हिंदी सबटाइटल्स का ऑप्शन था, तो आपने हिंदी सबटाइटल को चूज किया और हिंदी सबटाइटल जब जैसे जैसे एक्टर बोल रहा था नीचे क्या हो रहा था, हिंदी सबटाइटल्स लिख करके आ रहे थे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत सिंपल सी चीज ये हुई कि आप एक्टर क्या बोल रहा है उस बात को समझ पा रहे हो। उसी तरह से जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, जब हम कोड लिखते हैं तो बस ऐसे ही समझो कि कोड के लिए कमेंट्स सबटाइटल्स की तरह काम करते हैं। कोड के लिए कमेंट्स सबटाइटल्स की तरह काम करते हैं, चीजें समझाने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो कमेंट्स के बारे में हमने क्या बात करी, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, इग्नोर मारता है कि हमें इसे एग्जीक्यूट कराना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोडर ने, प्रोग्रामर ने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोड को समझाने के लिए किया है, फॉर अनदर प्रोग्रामर, फॉर अनदर डेवलपर, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है, बढ़िया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कमेंट्स, तो जावा के अंदर हमें तीन तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स और तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इन तीनों कमेंट्स के बारे में आज के ही लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते और हर एक टाइप ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स को थोड़ा सा इन डिटेल एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में, तो सिंगल लाइन कमेंट्स की डेफिनेशन कहती है कि दीज आर यूज्ड टू कमेंट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, हमारे कोड में मल्टीपल लाइंस मौजूद होती हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल लाइंस मौजूद होती हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर लाइन को के बारे में समझाने के लिए जो हम कमेंट करते हैं उस कमेंट को हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ जाती है। दूसरी बात यह भी है कि सिंगल लाइन कमेंट्स भी सिंगल लाइन में ही लिखे जा सकते हैं, यानी सिर्फ आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो वो भी एक ही लाइन के अंदर। दैट इज वाई इनका नाम भी सिंगल लाइन कमेंट पड़ा। इतनी बात समझ में आ रही है। सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंटैक्स के लिए यहां पर मेन जो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए है वो ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैशेस, आप कोड में दो फॉरवर्ड स्लैश बनाओगे और फिर उसके बाद आपको जो भी एक्सप्लेन करना है वो लिख सकते हो। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश, इससे जैसे ही दो फॉरवर्ड स्लैश उसे कोड के बीच में मिल जाते हैं, किसे, कंपाइलर को, वो ये समझ जाता है कि एक सिंगल लाइन कमेंट शुरू हो चुका है। अब उसी सेम लाइन में आगे जो भी बकवास लिखी हुई है, जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, वो इसे इग्नोर मार देगा। उसके लिए वो पूरी लाइन नलेबल हो जाएगी, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, वो जाएगा अगली लाइन को देखने। इतनी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल लाइन के कमेंट्स के पोजीशन के बारे में, यानी कि कोड के अंदर जब हम कोड लिख रहे होंगे और हम कमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहां पर सिंगल लाइन कमेंट्स कहां कहां पर इस्तेमाल हो सकता है, तो मेनली तीन पोजीशंस में आपको वो ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहला स्टाइल होता है अबव द कोड लाइन, यानी जिस कोड लाइन को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसके ऊपर ही आप उस कमेंट को लिख दोगे, तो उससे वो बात समझ में आ जाती कि हाँ नीचे जो लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन ये ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, दूसरा होता है एट द एंड ऑफ द कोड लाइन। एट द एंड ऑफ द कोड लाइन का क्या मतलब है कि आपने कुछ कोड लिखा और उसके आगे फिर आप सिंगल लाइन कमेंट डाल रहे हो। ठीक है, तो उस फॉरवर्ड स्लैश से भी दो फॉरवर्ड स्लैश के आगे की चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन पीछे की जो कोड होगा उसे एज अ कोड ही ट्रीट किया जाएगा और कंपाइलर उसको समझेगा भी। ठीक है, तीसरी चीज है ऑन सेपरेट लाइन फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा सा हमने कोड का ब्लॉक लिखा जिसमें बहुत सारे कोई कोड लिख दिए मैंने किसी एक लॉजिक के लिए, और उसके ऊपर मैं किसी एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो वो काइंड ऑफ क्या है, एक सेपरेट लाइन में मैं उस पूरे लॉजिक का एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट लाइन में, सिंगल लाइन में बता रहा हूं।
ठीक है, अब चलते हैं कोड की तरफ ताकि ये चीजें और थोड़ा सा हमारे दिमाग में क्लैरिफाई हो सके कि सिंगल लाइन कमेंट्स एक्चुअली में वर्क कैसे करता है कोड के अंदर और हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे विंडो के ऊपर। यहाँ पर फटाफट से हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इस क्लास का नाम हम रखेंगे सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, हमारी क्लास बन करके यहाँ पर रेडी हो जाती है। फिर हमने इस क्लास को ओपन कर लिया। ठीक है, पुराना लिखा हुआ सारा कोड यहां से रिमूव हमने कर दिया। ठीक है, अब हम फटाफट से यहाँ पर बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास सिंगल, जो भी हमने क्लास का नाम दिया था सिंगल लाइन कमेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे हम अपना मेन काम शुरू करते हैं। अब देखिए इस पूरे कोड का पर्पस क्या है। इस पूरे कोड का पर्पस ये है कि हमें यहाँ पर कमेंट्स का इस्तेमाल करना सीखना है कि कमेंट्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं। खास करके हम सिंगल लाइन कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी मैं कुछ समझाता था आज तक के किसी भी कोड में, हर बार मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश के साथ उस टॉपिक को लिखा था। हर कोड के अंदर वो टॉपिक लिखता था हमेशा। तो एक तरह से यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जब भी मैं वो सिंगल लाइन का टॉपिक का कमेंट डाल रहा हूं, उससे ये बात समझ में आती है कि इस प्रोग्राम के अंदर किस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। ये बात समझ में आती थी। तो ये भी एक यूज केस है सिंगल लाइन कमेंट का। ठीक है, तो आज हम लोग जैसे कि बात करने वाले हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से डाल दिया सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। अब इससे क्या हो रहा है कि हम अपने इस पूरे कोड में एक एक्सप्लेनेशन को ऐड कर पा रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर लॉजिक। ठीक है, आगे जो भी हम कोड लिखेंगे उस पर इस लिखी हुई चीज का, सिंगल लाइन कमेंट का कोई असर नहीं होने वाला है, बिकॉज ये एक कमेंट है। कैसे पता चल रहा है कंपाइलर को पता चल रहा है इन दो फॉरवर्ड स्लैशेस के थ्रू। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे ही कंपाइलर को कोड के अंदर दो फॉरवर्ड स्लैशेस दिखते हैं और उसके बाद की लिखी हुई वो सारी चीज इन दी सेम लाइन इग्नोर कर देता है। ये बात समझ में आ जाती है। बढ़िया। अब जैसे कि हमने 3 पोजीशंस के बारे में बात करी थी, ऑन अ सेपरेट लाइन फॉर एक्सप्लेनेशन, अबव द कोड लाइन एंड एट द एंड ऑफ द लाइन। अब जैसा कि हम यहां पर जान रहे हैं कि ये जो हमारा लास्ट में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे मैंने पब्लिक क्लास सिंगल लाइन कमेंट्स बनाया। उसके बाद यहां पर करली ब्रेसेस, यानी जो ब्रेसेस हैं वो ओपन होते हैं और उसी क्लास का जो ब्रेस है वो यहां पर जाकर के खत्म होता है। होता क्या है कि जब हम बहुत लंबे लंबे कोड लिखते हैं तो वहां पर मल्टीपल क्लासेस बनाए जाते हैं। तो हर क्लासेस के लिए ये पहचान पाना कि ये ब्रेस किस क्लास का क्लोज हो रहा है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि इस ब्रेस के आगे डबल स्लैश लगा करके हम लिख देते हैं एंड क्लास सिंगल लाइन कमेंट। अब इतना लिखने का मतलब यहां पर ये होता है कि हम ये समझ जाते हैं कि ये जो ब्रेस एंड हो रहा है यहां पर, ये क्या हो रहा है, ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स क्लास जो है हमारी सिंगल लाइन कमेंट्स नाम की, वो यहां पर एंड हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से ये ब्रेस यहां पर मेन मेथड का है हमारा, तो हम यहां पर डबल स्लैश लगा करके क्या लिख देंगे कि ये हमारा एंड हो रहा है मेन मेथड। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स के थ्रू अपने कोड को ज्यादा डेकोरेट और ज्यादा रीडेबल बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। एक छोटा सा काम करते हैं हम यहाँ पर, एक छोटा सा वही सम वाला लॉजिक लिख लेते हैं हम यहाँ पर। int a is equal to 5 थ्रू इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ int b is equal to 10। ठीक है, और फिर मैंने कर लिया int sum is equal to a plus b। अब आप सबको तो ये सारी चीजें रट चुकी होंगी। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println किया और फिर इसकी सम की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना शुरू कर दिया। तो मैंने लिखा sum is, या मैंने लिखा बस sum प्लस sum। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। बढ़िया, क्लियर हो रही है यहां पर बात, कोई बात नहीं। बढ़िया। अब यहां पे देखिए हमने एक छोटा सा लॉजिक जरूर लिखा, लेकिन इस लॉजिक का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं लिखा। अब कमेंट्स हमारी यहीं पर मदद करते हैं कि हम अपने लॉजिक्स को एक्सप्लेन कर सकें, ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकें। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लाइन में क्या किया, वेरिएबल ए डिक्लेयर किया। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हमारे कोड के हिसाब से ये पहला नंबर है तो हम कहेंगे नंबर 1। हमने आगे डाल दिया इसके कमेंट्स। फिर मैंने बी के आगे कमेंट डाल दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा करके नंबर 2। अब इससे ये बात समझ में आ रही, ये ए बी कोई और वेरिएबल नहीं, ये बल्कि नंबर 1 और नंबर 2 यानी 2 नंबर्स को स्टोर कराने के लिए यहां पर यूज हो रहे हैं।
ठीक है। फिर आता है INT सम इज इक्वल टू A प्लस बी। अब जो तीसरा स्टाइल था हमने समझा था ना, तो अब मैं यहां पर इस लाइन के सम इज इक्वल टू A प्लस बी वाली लाइन के ऊपर अबव दी कोड लाइन मैं लिख रहा हूं कि कैलकुलेटिंग सम ऑफ A एंड बी। ठीक है। अब इससे एक्सप्लेनेशन क्या मिल रही है? इससे एक्सप्लेनेशन ये मिल रही कि ये जो हमारी कोड की लाइन है, INT सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, उसके अंदर A और B का सम जाकर के स्टोर हो जा रहा है, इस बात का एक्सप्लेनेशन यहां पर इस कमेंट ने दिया। इतनी बात समझ में आ जाती है? बढ़िया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाली लाइन में हम कर रहे हैं सम को प्रिंट, है ना, तो हम लिख देंगे प्रिंटिंग द सम। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आप इस कोड को ध्यान से देखिए और हमारे पुराने लिखे हुए कोड को अगर आप देख चुके हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी इस कोड के अंदर मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक कोड लाइन के लिए एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कोड लिख रहे हो उसमें हर एक लाइन को एक्सप्लेन करना जरूरी है, नहीं। अब ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि INT A इज इक्वल टू 5 B इज इक्वल टू 10 के लिए यहां पर नंबर 1 नंबर 2 लिखना, ये इतना जरूरी नहीं था। इतनी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे एंड मेन मेथड, एंड क्लास, सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना इतना जरूरी नहीं था, क्योंकि हमारे पूरे की पूरे फाइल में एक ही क्लास बनी हुई है, तो ये यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जगह है, कहीं कहीं पर ऐसी दिक्कतें आएंगी जहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन इन आर केस ये हर एक लाइन को एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर नहीं होगा। आई होप कि इस प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल से आपको यहां पर सिंगल लाइन कमेंट्स क्लियर हो चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ कमेंट की तरफ। तो अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। अब देखिए होता क्या है, जब हम कमेंट लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम अपनी सारी बातों को एक ही लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो उसके लिए जावा ने हमें दूसरे टाइप ऑफ कमेंट यहां पर प्रोवाइड किया है, जो कि है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर यूज्ड टू कमेंट वेयर द कमेंट इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन कमेंट्स का हमें इस्तेमाल तब करना है कि जब हमारा कमेंट सिंगल लाइन में फिट नहीं हो रहा है और वो मल्टी लाइन टेक्स्ट है, यानी कि मल्टीपल लाइंस में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाना है। ये बात समझ में आ जाती है। सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स सिंगल लाइन कमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम यहां पर देखें तो स्टार्टिंग में वी नीड टू पुट अ फॉरवर्ड स्लैश एंड देन अ एस्टरिस्क मार्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक फॉरवर्ड स्लैश डालना है, उसके बाद एस्टरिस्क लगाना है, फिर उसके आगे की लाइंस में हम मल्टीपल लाइंस में अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इस मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज कर रहे होंगे तो उसके लिए एस्टेरिस्क एंड देन फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। याद करिए, सिंगल लाइन कमेंट में हम सिर्फ 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देते थे और आगे अपनी बात को लिख देते थे। ठीक है, वहां में क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बात सिंगल लाइन की ही थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि बात यहां पर मल्टी लाइन की है तो हमें उसे क्लोज भी करना होगा जहां हम उसे ओपन भी कर रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है? क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, देन एस्टरिस्क, फिर अपनी बात लिखनी है जितनी लाइन में लिखना हो, उसके बाद एस्टरिस्क लगा करके फॉरवर्ड स्लैश लगा करके क्लोज कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई। पोजीशन की बात करते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट लाइन में यूज होता है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों भाई, सीधी सी बात है, मल्टी लाइन कमेंट है, हम एक सिंगल लाइन में तो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अबव दी कोड लाइन और आफ्टर दी कोड के जहां पर कोड खत्म हो गया उसके बाद से कमेंट शुरू हो, तो ये वाली चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं मल्टी लाइन कमेंट्स के साथ। तो वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट लाइन में ही इस्तेमाल होगा एक्सप्लेनेशन के लिए। अब चलते हैं कोड की तरफ और इसको भी इन डिटेल कोड में समझते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से हम एक नई क्लास यहां पर बना लेते हैं। इसका नाम हम दे देंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद इस क्लास को हम यहाँ सिंगल लाइन कमेंट्स के बगल में रख लेते हैं और फिर इसके एडिटर को खोल के सारा कोड रिमूव कर देते हैं। फिर फटाफट से हम अपना बॉयलर प्लेट लिखते हैं, पब्लिक क्लास। उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद हमने ब्रेसेस ओपन किए, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं यहाँ पर। फिर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर स्ट्रिंग आर्ग। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद अब हम मल्टी लाइन कमेंट समझने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक सिंगल लाइन कमेंट डाल देते हैं कि जिसमें ये लिखा होगा कि हम मल्टी लाइन कमेंट्स को यहाँ पर समझ रहे हैं। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में करता हूं अक्सर, कि जो टॉपिक हम समझ रहे होते हैं उसका हम कमेंट जरूर डालते हैं। ठीक है,
तो इससे समझ में आ गया कि इस प्रोग्राम में हम मल्टी लाइन कमेंट के बारे में सीखने वाले हैं, जिसको बताने के लिए मैंने यहां पर एक सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया। यह ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो वही कोड हम फटाफट से लिख लेते हैं पूरा, जो हमने पिछले उसमें लिखा, int a इज इक्वल टू 5, int b इज इक्वल टू 10। देन हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, int सम इज इक्वल टू a प्लस b। देन उसके बाद हम उसको फटाफट से प्रिंट करा देंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद हम वहां पर लिख देंगे सम, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया ये, और फिर हमारा काम हो गया। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट लाइन में ले आता हूँ, ठीक है, प्रिंटिंग का काम अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स का सिंटैक्स हम जानते हैं। अब देखिए, मल्टी लाइन कमेंट्स आप तभी इस्तेमाल करोगे जब आप 4-5 लाइन कोड के या फिर एक बहुत मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एक साथ समझाना चाहते हो थोड़ा ऊपर में, ठीक है। तो अब जैसे कि यहां पर मैं इन 3 लाइंस को एक साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो पहले लाइन में यहां पर नंबर 1 हो रहा है, नंबर 2 देन हो रहा है, उसके बाद उसका सम कैलकुलेट हो रहा है। तो इन शॉर्ट कहा जाए, यहां पर 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट हो रहा है। हो सकता है ये बात हम एक लाइन में ना लिख पाए, हम मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहें और समझाना चाहें, तो उसके लिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, देन उसके बाद एस्टेरिस्क लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहां पर आप देख रहे हो कि पूरा कलर रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद हमने एंटर दबाया। जैसे ही एंटर मैंने यहां पर दबाया, तो ये ब्लूजे का एनवायरनमेंट है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आप एक मल्टी लाइन कमेंट डालना चाहते थे। दैट इज वाई उसने ऑटोमेटिकली यहां पर क्या किया, उस हिसाब से चीजें अरेंज कर दी। मैंने देखिए क्या किया, फिर से मैं बैक कर रहा हूं, फॉरवर्ड स्लैश लिखा, उसके बाद मैंने एस्टेरिस्क दबाया। एंटर दबाते ही मैं अब एक नई लाइन पे आ जाता हूं कि जहां से मुझे अपनी बातें लिखनी है, ठीक है। बाकी ये पहली लाइन में फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क है जो ओपन हो रहा है यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट, और लास्ट लाइन में एस्टेरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश है जहां पर ये मल्टी लाइन कमेंट क्लोज हो रहा है। बीच में एस्टेरिस्क लगते रहेंगे जैसे जैसे मैं लाइन चेंज करता रहूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कैलकुलेटिंग, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से, लॉजिक फॉर, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूं कैलकुलेटिंग सम, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूं ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो अब ये यहां पे मैंने एक ही बात को 3 लाइन में तोड़ के लिखा, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी लग रहा है, पढ़ने में भी इजी है, ठीक है। तो कोड के साथ वाइब भी इसकी मैच कर रही है, क्योंकि पूरा सेम लाइन में जाता तो वो थोड़ा अजीब भी लगता। लेकिन अब हम यहां पर समझ पा रहे हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से हमें कोड में यूज करना है। मैंने इन 3 लाइन ऑफ कोड को इस मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आगे जो बंदा पढ़ेगा वो इस कमेंट को पढ़ के नीचे आएगा। कमेंट को उसने पहले ही पढ़ लिया कि लॉजिक फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स, तो अब वो उसी हिसाब से इसको जब पढ़ेगा तो समझ जाएगा ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और यहाँ पे इसका सम कैलकुलेट होके सम में स्टोर करा दिया जा रहा है। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कमेंट की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अब बात करें तीसरे टाइप ऑफ कमेंट के बारे में, तो ये है हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये एक स्पेशल टाइप का कमेंट होता है। क्लास 9th के सिलेबस के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है कि ये पढ़ना है, बट फिर भी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं मल्टी लाइन कमेंट से, तो आई थॉट कि यहाँ पर इसे भी कवर अप कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो थर्ड टाइप ऑफ कमेंट जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इसकी डेफिनेशन कहती है कि दीज आर यूज्ड टू क्रिएट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग जावा डॉक, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि जावा डॉक एक डॉक्यूमेंटेशन टूल है, ठीक है। मैं समझाता हूं होता क्या है। हम जब बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं और सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं अपने लिए, और अपनी क्लासेस बनाते हैं, अपने मेथड्स बनाते हैं बड़े लेवल पर। अभी हम तो बच्चे हैं, अभी हम लोग छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब आगे चल के बड़े लेवल पर काम होगा तो उस कोड को सिर्फ लिखा ही नहीं जाता है, उस कोड को डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी है कि कोड का हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज हमें डॉक्यूमेंटेशन समझाती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में वो चीजें मेंशन होती है कि एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को क्या क्या चीजें चाहिए अपना काम सही तरीके से कराने के लिए, ठीक है। क्या तरीका होगा इसको अपने कोड में इस्तेमाल करने का,
ठीक है, ये सारी बातें हमें कैसे पता चलती हैं? हमें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पता चलती हैं। तो जो वो उस वक्त कोड लिख रहा होता है, समझा रहा होता है, मतलब कोड कर रहा होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने कोड को इस्तेमाल करने का तरीका यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वहां पर जरूर उसकी बनाए, ताकि जब दूसरा बंदा उस कोड को यूज करना चाहे तो वो आसानी से उसका यूज कर सके। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो उसको फिर कोड पढ़ना पड़ेगा, और कोड पढ़ के दूसरे का कोड समझ पाना एक दूसरे डेवलपर के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट कमेंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल काम ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स इज प्रिटी सिमिलर लाइक मल्टी लाइन कमेंट्स, बट अगर हम यहां पर देखते हैं तो सिर्फ एक डिफरेंस हमें नजर आता है, वो ये है कि इसके पहली लाइन में फॉरवर्ड स्लैश के बाद 2 एस्टेरिस्क आते हैं। कितने एस्टेरिस्क आते हैं? 2 एस्टेरिस्क आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मैं कोड में जरूर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को, लेकिन मैं कोई कोड लिखूंगा नहीं, जो पहले से कोड लिखा होता है हम उसी में देखने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सिंटैक्स समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन में फॉरवर्ड स्लैश, देन 2 बार एस्टरिस्क बनाना होता है, लास्ट लाइन में जस्ट लाइक मल्टी लाइन कमेंट्स एक एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश लगा करके क्लोज करना होता है। यह भी मल्टी लाइन कमेंट की तरह है, यानी कि मल्टीपल लाइंस में इस डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। पोजीशन की बात करें तो क्योंकि मल्टी लाइन जैसा ही है तो सेपरेट लाइन पे ही इस्तेमाल होगा फॉर एक्सप्लेनेशन। और इसकी एक और फिक्स जगह है, वो ये है कि जिस फंक्शन या फिर जिस क्लास को या फिर जिस मेथड को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसी के जस्ट ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से हम एक नई क्लास बनाते हैं। इस नई क्लास का नाम हम यहाँ पर देने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ठीक है, ओके, बढ़िया। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट नाम की क्लास हमारी यहाँ पे ओपन हो जाती है, बन जाती है, और हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब आज मैं यहाँ पुराने वाले कोड को रिमूव नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपकी ये क्लास का नाम यहां पर लिखा हुआ है पब्लिक क्लास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स, जिस नाम से हमने क्लास बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ब्रेसेस ओपन होते हैं, देन लास्ट में जाकर के वो क्लोज भी हो जाता है। फिर इसी तरह से यहाँ पे मेन मेथड तो नहीं बनाया गया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। आपको नहीं पता अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बस आप ऐसे समझिए कि एक मेथड की ही तरह होता है। और फिर यहाँ पर एक सैंपल मेथड भी बनाया गया है, ठीक है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 नंबर्स लिए जा रहा है और उनका सम करके रिटर्न करा दिया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती, बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हमें देखना है। इस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक क्लास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अब इस क्लास की डॉक्यूमेंटेशन अगर मुझे बनानी तो इसी क्लास की लाइन के ऊपर मुझे वो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यहाँ पर ऐड करना होगा। अब आपको विंडो पे क्लियरली ये बात दिख रही होगी कि ये रहा हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, और इस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का जो कलर है वो बाकी कमेंट्स के साथ डिफरेंट सा है। अगर मैं दूसरा कमेंट जो कि होता है सिंगल लाइन कमेंट में यहां पर यूज कर दूं और मैंने लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट, तो आप देख रहे हो कि ये सिंगल लाइन कमेंट का जो कलर है वो थोड़ा ग्रे ग्रे सा है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है ये सिंगल लाइन मल्टी लाइन की तरह ग्रे ग्रे नहीं है, ये यहां पर ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। वजह क्या है? वजह सिंपल है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कमेंट होता है विच इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग योर क्लास, योर मेथड और योर वेरिएबल व्हाटएवर। समझ में आ रही बात? तो अब यहां पर देखिए इस डॉक्यूमेंटेशन मदद की कमेंट्स की मदद से होता क्या है कि मैंने यहां पर लिख दिया ऑथर में योर नेम लिखा हुआ था और मैंने यहां पर अपना नाम लिख दिया कि ऑथर इसका अब्बास, यानी कि इस क्लास का ऑथर कौन है? अब्बास है। वर्जन क्या है कि वर्जन नंबर और डेट, तो चलिए मैं आज की डेट डाल देता हूं 28 सितंबर 2025। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने यहां पर 2 चेंजेस कर दिए। अब यहां पर होता क्या है, मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स के अंदर कुछ खास तरह के ये प्लेस होल्डर्स होते हैं कि @ऑथर लिख दिया तो अब वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में सज के इस क्लास का ऑथर अब्बास नाम वहां पर लिख के आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए इस कंस्ट्रक्टर का भी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है जहां साफ साफ बस इतना लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पर सैंपल मेथड का भी एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है जो कि आप देख पा रहे हो, एन एग्जाम्पल जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा सा। और यहां पर फिर एक स्पेशल प्लेस होल्डर है @पैराम लिखा हुआ है। पैराम का मतलब यहां पर है पैरामीटर्स है। तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं हमारे मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर जा रहा है,
तो हमने उसके लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेनेशन रखा कि हमारे पास एक पैरामीटर है जिसका नाम है y और जिसका एक्सप्लेनेशन है ये अ सैंपल पैरामीटर फॉर अ मेथड। तो वो पैरामीटर क्यों यूज होने वाला है उसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर एक स्पेशल प्लेस होल्डर था @रिटर्न। रिटर्न का मतलब कि ये जो मेथड है हमारा सैंपल मेथड, ये सारी चीजें करने के बाद मुझे रिटर्न क्या करेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रखा कि द सम ऑफ x एंड y, x वेरिएबल और y वेरिएबल के सम को रिटर्न करने वाला है। ठीक है, अब अभी आपको कोड में इस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट की कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन ब्लूजे के साथ बड़ी मजेदार चीज है कि मैं ज्यादा चीजें आपको यहां पर खोल के समझा पाता हूं। मैंने इसे कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल में कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहां पर देखिए टॉप राइट कॉर्नर पर यहां पर सोर्स कोड लिखा होता है। सोर्स कोड पे मैंने क्लिक किया तो यहां पर मैं क्या जा रहा हूं, नीचे डॉक्यूमेंटेशन करके एक चीज लिखी हुई है। फिलहाल मैं जो देख रहा हूं ये सोर्स कोड है, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने कुछ एक अलग ही अंदाज में वो कोड दिख रहा है। सेम कोड है, ध्यान से समझिएगा, सेम कोड है, बस अब उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, एक वेबसाइट व्यू खुल चुका है। ठीक है, हमारी क्लास का नाम लिखा हुआ है, किस क्लास को इनहेरिट करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को, वो लिखा हुआ है, सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास, डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट। देखिए मैंने डेट दिया था वर्जन में मैंने डेट दी थी 28 सितंबर 2025, वो आ गई है। ऑथर में यहां पर अब्बास लिख करके आ रहा है क्लियरली, बात समझ में आ रही है। कंस्ट्रक्टर समरी में चले जाते हैं तो देखिए एक कंस्ट्रक्टर था, उसका डिस्क्रिप्शन जो था, मेन यहां पर आ जाइए मेथड्स में आप देखिए सैंपल मेथड नाम का मेथड था कि नहीं था, ठीक है, जिसमें पैरामीटर int जा रहा था, उसमें वहां पर लिखा क्या हुआ था, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेथड रिप्लेस दिस कमेंट विद योर ओन। अब नीचे आ जाते हैं, उस मेथड का ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर पढ़िए, y अ सैंपल पैरामीटर ऑफ फॉर अ मेथड द सम ऑफ x एंड y। ठीक है, द सम ऑफ x एंड y क्या रिटर्न करेगा, द सम ऑफ x एंड y। यही चीज तो यहां पर लिखी हुई थी, देखिए @रिटर्न द सम ऑफ x एंड y। तो इस छोटे से डॉक्यूमेंटेशन कमेंट से हमने अपने कोड को काफी अच्छे हद तक डॉक्यूमेंट कर दिया, और वो खूबसूरती से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन एक वेबसाइट व्यू में खुल करके आ रहा है कि जब भी कोई दूसरा डेवलपर इस कोड का इस्तेमाल करना चाहेगा वो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के समझ जाएगा कि उसे इसका इस्तेमाल अपने कोड में करना कैसे। आई होप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं पर्पस के बारे में, यानी कमेंट्स का पर्पस क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है अपने कोड के अंदर, तो सबसे पहला पर्पस इसका कहता है रीडेबिलिटी एनहांसमेंट। सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम अपने कोड के अंदर कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, यानी किसी दूसरे के लिए हमारे कोड को पढ़ के समझ पाना बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर हम सही तरीके से अपने कोड में कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अभी मैंने दिखाया तीसरा टाइप ऑफ कमेंट डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है, तो उसी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के थ्रू अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का प्रॉपरली अपने कोड में यूज करते हैं तो बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई दूसरा डेवलपर आकर के हमारे कोड का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए पहले से एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप की वहां पर मौजूद होगी, बिना कोड देखे वो बस डॉक्यूमेंटेशन देख के अपने कोड में उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, जब हम अपने कोड को डॉक्यूमेंट करते हैं, जब हम अपने कोड में कमेंट्स को ऐड करते हैं तो दैट एक्सप्लेन्स आवर कोड वेल। ठीक है, वो हमारे कोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, और जब हमारा कोड अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ आवर कमेंट्स तो किसी दूसरे के लिए हमारे कोड को समझ पाना काफी आसान सी चीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है, बढ़िया। अब हम बात करेंगे कमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट ऑफ कोड यानी कि प्रोग्राम के बारे में। अब देखिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में डिस्कस तो नहीं किया गया है, लेकिन जब बात आती है प्रोग्राम लिखने की, प्रोग्राम क्रिएट करने की, हमारे सामने जब क्वेश्चन आते हैं तो एक तरीका है जिसे हम कहते हैं कमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि हम कोड लिखने के लिए कमेंट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कोड प्रोग्राम का लॉजिक बनाने में कमेंट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम यहां पर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। स्टेप सबसे पहला इसमें होता है प्लानिंग का। ठीक है, आप प्लान करते हो विद द हेल्प ऑफ
कमेंट्स। ये बात समझ में आ रही है? आप कमेंट का यहां पर यूज करोगे प्लानिंग के लिए। आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओगे और उसमें इस्तेमाल किसका करोगे? उसमें इस्तेमाल करोगे कमेंट्स का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देन जब आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपना प्लान रेडी कर लेते हो तो उसी प्लान में स्टेप्स क्रिएट करोगे कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। देन स्टेप बाय स्टेप आप उसको कोड करना शुरू कर दोगे, जिसमें आप जावा लैंग्वेज का यूज करोगे, उसके सिंटैक्स का यूज करोगे और कोड करोगे। कोड करने के बाद फिर आप अपनी कोड को रिव्यू करोगे, यानी प्रोग्राम को रिव्यू करोगे। रिव्यू में कोई दिक्कत आती है तो आप चाहो तो दोबारा से प्लानिंग स्टेज पे आ सकते हो और फिर से कमेंट्स का यूज करके अपने प्रोग्राम के लॉजिक को और रिफाइन और बेहतर बना सकते हो। अब ये सारी बकवास ऐसे मैं बोल रहा हूं तो इतनी बात समझ में नहीं आ रही होगी, कोड करते हुए देखते हैं तो ज्यादा चीजें यहां पर क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलते हैं ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर। आ चुके हैं हम लोग ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर और हमने यहाँ पे नई क्लास बना ली। इसमें मैं लिख दे रहा हूं क्लास का नाम कमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारी क्लास का नाम हो गया। क्लास हमारी रेडी हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्लास को ओपन किया, पुराना सारा कोड रिमूव कर दिया और मैंने फटाफट से यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया, वही जो बाहर दिया था, कमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। देन मैंने यहाँ पर फटाफट से मेन मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, उसके बाद आर्क। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। अब हम यहाँ पर वही जैसे हर बार करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो मैं सिंपल से सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है, आपको क्या करना है? चेक करना है कि एक नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। एक नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चेक वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। ठीक है, ये हमारे सामने प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि आपको जो नंबर दिया जाएगा, गिवन नंबर होगा, आपको ये चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 6 और नॉट। वो 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस चीज के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है। तो अभी मैंने कहा कमेंट ड्रिवन डेवलपमेंट करना है। तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नंबर दिया जाएगा, तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा? स्टेप 1 हमारे पास होगा टेक इनपुट ऑफ द नंबर। सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या होगा कि नंबर का इनपुट तो लो, नंबर का इनपुट तो लो। जब नंबर हमारे पास आएगा तभी तो हम चेक करके बताएंगे 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, बढ़िया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा? स्टेप 2 हमारे पास होगा कि हम ये चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगाएंगे। किसके लिए? 6 के लिए। जो 6 की डिविजिबिलिटी का लॉजिक होता है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो कैसे करने वाले हो उसको और ज्यादा भी एक्सप्लेन यहां पर कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर और एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया कि यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर। डिविजिबिलिटीज बढ़िया तरीके से चेक करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक हिंट टाइप की हो गई यहां पर। ठीक है, तो हमने स्टेप 2 भी डिफाइन कर लिया। एंड देन स्टेप 3 क्या होगा? फाइनल रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर देना कि क्या है। ठीक है, रिजल्ट जो भी आपका रिजल्ट हो रहा है कि हाँ हो रहा है, डिविजिबल बाय 6 है या नहीं है, आपको यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट यानी कि आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देना है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो हमने किया क्या? हमारे सामने क्वेश्चन था चेक वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, 6 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हमने बस इसी क्वेश्चन को करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान बनाया। इसी कोड एडिटर के अंदर हमने प्लान बना लिया विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स के थ्रू। बात समझ में आ गई? अब हम चीजें पूरा करना शुरू करते हैं। इनपुट लेना है तो मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद सिस्टम डॉट इन। बढ़िया, इनपुट स्ट्रीम हमने इसको दे दी। एरर आती क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम फिक्स करवा लेते हैं और यहां पर हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है। बढ़िया, इसके बाद हम एक बेहतरीन सा मैसेज प्रिंट कराएंगे कि भैया हमको एक नंबर दो। प्रिंट, उसके बाद हम कहेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, और वो हमें वहां पर नंबर दे देगा। जैसे ही नंबर देगा तो हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर भी कराना होगा। तो हम कहेंगे int num इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। नेक्स्ट आईएनटी मेथड क्यों यूज किया? क्योंकि हमें एक इंटीजर नंबर लेना था। समझ के भाई? बढ़िया। अब इतना करने से हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। टेक इनपुट ऑफ द नंबर, हमने नंबर का इनपुट ले लिया। अब स्टेप 2 थर्ड की डिविजिबिलिटी लॉजिक बनाओ। हिंट है हमारे पास की मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर लो। मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास ये हिंट है। हिंट क्या है हमारे पास? कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर लो। अब हम यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हुए एक लॉजिक बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर वो ये जो नंबर हमारे पास आया, अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा होगा, अगर ये 6 से डिवाइड
हो रहा होगा। तो जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। अब रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि इफ नम, कंडीशनल्स का मैंने यहां पे यूज किया, अभी आपने पढ़ा नहीं है बट फिर भी समझ लीजिए कि इफ नम मॉड्यूलस, ठीक है। चलिए हम कंडीशनल का यूज नहीं करते, आपने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, वो यूज कर लेते हैं। तो हम कहेंगे INT रिजल्ट, सॉरी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट बना लेता हूं, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या होगी कि नम मॉडुलस 6 डबल इक्वल टू 0, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देन अगर सही है ये बात तो क्या प्रिंट, तो क्या सेव हो जाना चाहिए रिजल्ट में कि हाँ भाई डिविजिबल, ठीक, बढ़िया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? इनडिविजिबल, एंड देन सेमीकोलन। ये ऑपरेटर तो आपने पढ़ा है ना, क्लियर है यहाँ पे बात क्या हो रहा है? सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगी, नंबर में जो भी नंबर होगा वो चेक किया जाएगा कि मॉडुलस 6 यानी कि 6 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर वाकई में ये बात सही होती, ट्रू होता है तो डिविजिबल, अदरवाइज क्या चला जाएगा रिजल्ट के अंदर? इनडिविजिबल। और फिर हम फाइनली यहां पर रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे, तो हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर फिर हम बस ज्यादा कुछ नहीं, हम डाल देंगे रिजल्ट की वैल्यू को, जो भी रिजल्ट में वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। काफी डायनेमिक प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है। चीजें सब कुछ बाहर से कंट्रोल होने वाली हैं, कंपाइल किया मैंने, ठीक है। आपको अब बात समझ में आई यहाँ पे कैसे हुआ? अब क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, उसके बाद एंटर अ नंबर, कहता है नंबर एंटर करो। मैंने डाल दिया 12, क्या डाल दिया? 12, जो कि 6 की टेबल में आता है तो ऑफकोर्स डिविजिबल है। एंटर करते ही डिविजिबल यहां पर प्रिंट हो जाता है, मतलब लॉजिक बढ़िया काम कर रहा है। अभी सिर्फ इससे नहीं चेक होता है, एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। 15 डाल दिया, अब तो ये तो 6 से डिविजिबल नहीं है ना, तो अब अगर इनडिविजिबल प्रिंट होता है तो मतलब लॉजिक बढ़िया काम कर रहा है, तो इनडिविजिबल प्रिंट होता हुआ हमें दिखाई दिया। यहां पर क्लियर हो जाती है बात, किस तरह से हम यहां पर कमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी आसान तरीके से हमने यहां पर एक लॉजिक को क्रिएट कर लिया, प्लान किया हमने विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, देन फिर हम कोड करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट और बाकी एरर्स को एनालाइज करते हुए। ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम अपना यहां पर एंड करते हैं कमेंट का, और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 इनपुट इन जावा का आखिरी लेक्चर था। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 इनपुट इन जावा यहां पर पूरी तरह से कवर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।